तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता वास्तव में बायोडायवर्सिटी जो टर्म है, बायोडायवर्सिटी वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स बायो एंड डायवर्सिटी। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस डायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स बायो एंड डायवर्सिटी। बायो मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म और लाइफ, या इसी को आप जीव कहते हैं या जीवन कहते हैं। डायवर्सिटी मीन्स वैरायटी, एनोरमस वैरायटी। इसे आप लोग विभिन्नता कहते हैं या विविधता कहते हैं। Biodiversity word is made from the two words bio plus diversity. Bio means organism or life and diversity means variety या innovative variety or diversity. तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि आप देखते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या बायोम में या किसी क्षेत्र में तो आपको बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखाई देते, वही ये जीव है और उनमें विभिन्नता या विविधता, उनमें जो वैरायटी पाई जाती है, उनमें जो वैरायटी पाई जाती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम या किसी भी क्षेत्र में जंतुओं और वनस्पतियों की जो विविधता होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स या वैरायटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की जो विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वास्तव में बायोडायवर्सिटी वर्ड जो है, बायोडायवर्सिटी वर्ड इज कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ये जो बायोडायवर्सिटी शब्द है ये वास्तव में कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसे हम जैविकी या जीवी विविधता कहते हैं। जीवी विविधता तो बायोडायवर्सिटी वर्ड इज कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जीवी विविधता। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मतलब वही बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का ही हम संकुचित फॉर्म जो है, संकुचित रूप जो है बायोडायवर्सिटी यूज करते हैं। तो बायोडायवर्सिटी वर्ड इज कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो शब्द है वास्तव में इन 1916 द टर्म बायोलॉजिकल डायवर्सिटी वाज यूज्ड बाय आर्थर हैरिस एट फर्स्ट। तो सबसे पहले 1916 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यानी कि जीवी विविधता शब्द का प्रयोग आर्थर हैरिस ने किया। आर्थर हैरिस in 1916 the term biological diversity was used at first time by Arthur Harris। आर्थर हैरिस के द्वारा सन 19 आर्थर हैरिस के द्वारा
सन 1916 में सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जीवी विविधता शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक, और लेटर इन 1980, इसके बाद 1980 में द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी was introduced to the scientific community in a book by थॉमस लवजॉय। यानी कि थॉमस लवजॉय जो थे थॉमस लवजॉय ने 1980 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का यानी कि जीवी विविधता शब्द का प्रयोग साइंटिफिक कम्युनिटी जो आपके वैज्ञानिक समुदाय था उसके लिए किया अपनी बुक। तो लेटर ऑन इन 1980 द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस लवजॉय टू द साइंटिफिक कम्युनिटी इन दिस बुक। तो अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखी और उसने जो है इस शब्द का प्रयोग एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए किया। फिर इसी के बाद से ये टर्म जो है बहुत प्रचलित है, यानी कि रैपिडली कॉमनली दिस टर्म लेटर ऑन दिस टर्म रैपिडली कॉमनली यूज्ड, यानी बहुत जो है यूजुअल तरीके से इस शब्द का प्रयोग फिर 1980 के बाद होने लगा। फिर इन 1986 ये कह रहे कि थॉमस लवजॉय ने सन 1980 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द यानी जीवी विविधता शब्द का प्रयोग जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए किया, एक समुदाय के लिए किया, वैज्ञानिक समुदाय यानी कि प्लांट और एनिमल्स के लिए उन्होंने किया अपनी एक बुक में। इसके बाद जो है इस शब्द का प्रयोग कॉमन रूप से हुआ। अभी तक तो खाली जिन्होंने पहले शब्द का प्रयोग कर दिया था 1980 में, लेकिन उसका प्रचलन नहीं। उसका प्रचलन कब हुआ? जब 1980 में थॉमस लवजॉय ने अपनी बुक में इस शब्द का प्रयोग एक समुदाय के लिए किया, तब से ये शब्द जो है प्रचलन में आने लगा। फिर इन 1956 द टर्म बायोडाइवर्सिटी was used by Walter G. Rosen। ये आपको याद रखना है। वाल्टर जी रोसन। तो ये जो वास्तव में ये शब्द है बायोडाइवर्सिटी, उसका सबसे पहले प्रयोग किया था इन 1956। The term biodiversity was used Walter G. Rosen। वाल्टर जी रोसन ने फिर इस शब्द का प्रयोग किया जो आज हम लोग कॉमन यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी। वक्त हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे तो ये जो आपको पढ़ा रही कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर थर्ड में चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे लॉस और डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक, जैव विविधता की संकल्पना क्या है, जैव विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रकार क्या है। फिर थर्ड चर्चा करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व क्या है। फिर है लॉस और डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ह्रास या जैव विविधता क्षय।
इसकी चर्चा करें कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और जैव विविधता का क्षय, यानी कि डेप्रेशन और लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर लास्ट हम चर्चा करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। तो ठीक पहले हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो हमने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, बायोडाइवर्सिटी टर्म इज यूज, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी, विभिन्नता। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वर्ड टू मीजर द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वनस्पति और जीवों की में क्या भिन्नता है, क्या विविधता पाई जाती है, उसका एक तरीके से मापन करना। यानी कि बायोडाइवर्सिटी टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इन एनी इकोसिस्टम और एनी रीजन। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम या किसी भी क्षेत्र में जो है वनस्पतियों और जीवों की जो प्रजातियों की विभिन्नता होती है, उसको हम जैव विविधता। अब ये जैव विविधता देखिए एक जीन्स पे के लेवल पे मापी जाती है। हमने जैसे आपको बताया है कि बायोडाइवर्सिटी मेजर टू द वेरिएशन एट जीन और स्पेसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। जो ये विभिन्नता देखी जाती है, वैरायटी हम लोग देखते हैं, विविधता देखते हैं, वो 3 स्तरों पर देखते हैं। एक तो जीन्स पे यानी कि आनुवंशिक विविधता देखते हैं, दूसरा हम लोग प्रजाति स्पेसीज डाइवर्सिटी देखते हैं यानी कि प्रजाति के लेवल पर देखते हैं, और तीसरा इकोसिस्टम के लेवल पर देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो ये हम विविधता देख रहे हैं, जैसे आपने एक सामान्य भाषा में समझा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता होती है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ देख रहे हैं, कोई आम का देख रहे हैं, कोई अमरूद का देख रहे हैं, ठीक इसी तरह का एनिमल्स देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, चीता देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्लांट्स देख रहे हैं। ये विविधता दिखाई दे रही है, ये आपको क्या है, विविधता दिखाई दे रही है। जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी आहार श्रृंखला क्या होती है, जटिल होती है, और उतना ही हमारा बायोडाइवर्सिटी जो उतना ही हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। एक बार क्वेश्चन IAS में BCS दोनों पूछा गया था कि किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी ही ज़्यादा वो इकोसिस्टम जो है स्थायी होगा। जैसे हम आपको सोशल बायोडाइवर्सिटी दिखाते हैं, सामाजिक जैव विविधता में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, वहाँ देखिए कि केवल अगर महिलाएं हैं या केवल पुरुष हैं, तो आप देखिए कि वहाँ पे अनुशासन उतना नहीं रहता है, देखने को मिलता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, हर तरीके की बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके दादा दादी हैं, इस तरीके से वेरिएशन है, तो वो फैमिली देखिए कितनी अनुशासन। वहाँ कोई शोरगुल नहीं होता, कोई हल्ला नहीं होता, सब अपने आप से मतलब रखते हैं, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो परिवार विघटित भी जल्दी से नहीं होता। अभी 5 महिलाएं 6 महिलाएं रहने लगे, 5 पुरुष साथ साथ रहने लगे, कुछ दिन बाद वो अलग, उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ अनुशासन नहीं, क्योंकि सबको एक ही काम करना, क्या करना है, सबको एक ही फंक्शन है, सबकी एक ही कार्य है। आपके घर में अलग अलग लोग हैं, दादा दादी का कार्य अलग है, पेरेंट्स का कार्य अलग है, आपका कार्य पढ़ना लिखना है, तो आप लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तो आपकी जो फंक्शन है, कार्यशीलता है, उसमें वेरिएशन पाया जाता है, जो है विविधता पाई जाती है। इसलिए वो इकोसिस्टम एक क्या है, स्थायी होता है। अब जब सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं तो कहाँ पटरी खाएगा, तो कहेगा तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं, हमारा ये काम अच्छा नहीं है। कोई सफाई कर रहा है, तुम अच्छी सफाई नहीं करते हो, तुम ये गंदा कर देते हो, तुम ठीक से नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, चलो अगर आपकी हमारी पटरी नहीं खा रही तो आप अलग। लेकिन वहाँ करने वाला क्या है, घर में जब अलग अलग लोग हैं, सफाई करने वाला अलग है, खाना बनाने वाला अलग है, पढ़ने वाला अलग है, आपके दादा दादी जो है अलग है, वो आपके जो छोटे बच्चे उनको देख रेख कर रहे हैं। इस तरीके से सबके कार्य बटे, तो जितनी वैरायटी होगी उतना ही हमारा कोई नियम जो है हमारे
बायोम में या इकोसिस्टम में भी लागू होता है। जितनी वैरायटी होगी उसी तरीके से लोग अपना अपना आहार, मुख्य रूप से हम यहाँ पर आहार को फंक्शन के रूप में ले रहे हैं, तो वो अपना कार्य अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसलिए उनमें स्थायित्व बना रहेगा। जब एक ही चीज़ को लोग खाएंगे तो वो चीज़ कब तक मिलेगी? एक दिन समाप्त होने लगेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वो इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, वो इकोसिस्टम अनिश्चित। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एनी इकोसिस्टम। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व के लिए या उसके अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक आता है एग्जाम में, इसलिए आपने बताया। उसमें रहते हैं जैसे क्लाइमेट रहता है फैक्टर, एक बायोडाइवर्सिटी रहता है फैक्टर, एक पॉपुलेशन रहता है और एक स्पेसीज रहता है। तो आपको जो आंसर देना है वो बायोडाइवर्सिटी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे इन्होंने कहा था C.G. बैरो है, उन्होंने भी डिफाइन किया है बायोडाइवर्सिटी को। तो उन्होंने कहा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में जो प्रजातियों की विविधता के साथ साथ, प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता के साथ साथ प्रजातियों की विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। फिर तो सुनिएगा, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की आनुवंशिक विविधता के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। In any ecosystem or biome, the genetic diversity of the species along with the diversity or variety of the different type of the species is known as the biodiversity। समझे आप? किसी भाई दो तरीके से आपको इसमें पारिस्थितिक तंत्र में विविधता बताई जा रही है, एक तो जीन्स के लेवल पर और एक यानी कि एक आनुवंशिक स्तर पर, और एक आपको बताई जा रही है किसके संदर्भ में, जो है प्रजातियों की विविधता। ठीक, अभी हम इस टर्म को उल्लेख करेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जीन्स स्तर पर, आनुवंशिक स्तर पर, प्रजाति स्तर पर, स्पेसीज स्तर पर और इकोसिस्टम पर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, जैसे पारिस्थितिक तंत्र है, कहीं पे ग्रास लैंड की पारिस्थितिक तंत्र है, ग्रास इकोसिस्टम है, कहीं पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक, तो अलग अलग तरीके के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इनमें अलग अलग तरीके की विभिन्नता हो। तो अब एक बार आप फिर समझने की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है, जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आनुवंशिक और प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर भिन्नता जो होती है वो जैव विविधता है। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो चार होते हैं मुख्य रूप से। एक जीन्स, यानी कि इसको हम लोग आनुवंशिक कहते हैं, जीन्स जो जेनेटिक आनुवंशिक होता है। दूसरा आपका जो है स्पेसीज, प्रजाति, और तीसरा इकोसिस्टम, और चौथा समय। क्योंकि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो समय के संदर्भ में ले रहे हैं, जो भी विभिन्नता हम ले रहे हैं समय के संदर्भ में ले रहे हैं। अभी आज यहाँ पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में आज की स्थिति अलग है, हो सकता है कि एक साल बाद वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बदले, इसीलिए समय के संदर्भ में लेते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर 4। ठीक, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर 4। मेनली जीन, जो आपकी जीन्स होती है, जिसे आप जानते हैं आनुवंशिक फंडामेंटल इकाई होती है। जीन आप लोग जानते होंगे कि मानव के निर्माण की जो है मूलभूत इकाई है जीन। जीन्स के बिना निर्माण नहीं है जीन। और दूसरा है आपका स्पेसीज, प्रजाति। तीसरा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और चौथा है आपका टाइम, समय। ये चार मूलभूत जो है इसके तत्व। The basic elements of the biodiversity are gene, species, ecosystem and time। अब इसी के संदर्भ को लेकर हम बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स बताएंगे, जो जीन्स, स्पेसीज और इकोसिस्टम के संदर्भ में लेके बताएंगे। और उसी जगह आपको समझ में आ जाएगा कि जीन की
जीन में वैरायटी कैसी होती है और स्पेसीज में और इकोसिस्टम में कैसे भिन्नता होती है, वो आपको इस टॉपिक में समझ में आ जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार। Types of the biodiversity. इसी के आधार ऑन द बेसिस ऑफ जीन, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। जीन और प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो हमारी जैव विविधता है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है जेनेटिक डायवर्सिटी, जिसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। जेनेटिक डायवर्सिटी ये जीन के आधार, जिसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। सेकेंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसीज, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेसीज डायवर्सिटी। प्रजाति जैव। और थर्ड हमारा इकोसिस्टम डायवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र या पालितंत्र एक ही चीज है। यही हमने आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी इज अ मेजर टू वेरिएशन ऑन द जी स्पेसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। यानी कि जो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है वो जीन्स और प्रजाति और पारिस्थितिकी के स्तर पर विभिन्नता का एक मापक है। ठीक, अब आप देखिए जेनेटिक डायवर्सिटी क्या होती है, आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है। तो वास्तव में जो जीन के आधार पर आप जानते हैं कि मानव निर्माण, यानी कि जो मानव का निर्माण होता है उसकी मूलभूत इकाई क्या है, जीन से। जीन से ही आपका निर्माण होता है। अब प्रजाति में भी विभिन्नता हो सकती है, जैसे ह्यूमन है, मानव है, मानव की प्रजाति होमो सैपियंस है मान लीजिए, लेकिन उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। हम हैं, आप हैं, जितने लोग बैठते हैं सब लोग एक जैसे नहीं, लेकिन सबकी प्रजाति क्या है कि होमो सैपियंस है। सभी लोग की प्रजाति होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस प्रजाति के सभी लोग, जिसे हम लोग अपना आदि पूर्वज मानते हैं। जिसको हम लोग आधुनिक मानव भी कहते हैं, मॉडर्न मैन कहते हैं, जो हमारे आदि पूर्वज के रूप में 60 लाख वर्ष पूर्व। तो होमो सैपियंस की प्रजाति के हम लोग सभी, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, दिखते एक समान नहीं।
हम लोगों में भी अंतर है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है तो कोई मीडियम है, किसी का सिर चौड़ा है तो किसी का सिर जो है पतला है, किसी की नाक लंबी है तो किसी की नाक छोटी है, किसी की चौड़ी। तो ये सब क्या है? वैरायटी ऑफ द स्पेसीज, यानी वैरायटी जो है आपको दिखाई दे रही है किसमें? प्रजाति के अंदर। एक ही प्रजाति में आपको वैरायटी दिखाई दे रही है। तो ये किसके आधार पर? ये हमको आनुवंशिक गुणों के आधार पर हमें ये विभिन्नता पाई जाती है। तो आनुवंशिक गुणों के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है, इस तरीके से हमारी संख्या बढ़ गई। हम लोग अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं और हमारे कार्यों में भी अंतर रहता है। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को फल में मान लो मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है। तो ये अलग अलग चीज़ें, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है। तो हम लोग अलग अलग जो हमारे आनुवंशिक गुण हैं उनसे हमारे अलग अलग फंक्शन भी डिसाइड होते हैं। तो हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तभी हम लोग में इतनी मित्रता भी बनी हुई। अब अगर सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, अगर सब लोग केवल आम को पसंद कर लेंगे और आम एक ही है तो क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। लेकिन सबको आम पसंद नहीं, किसी को आम पसंद है तो किसी को बनाना पसंद है, किसी को जो है एप्पल पसंद है। इसलिए हम लोग में इतनी मित्रता बनी हुई है और हम लोग में आपस में जो एक हमारा तंत्र है वो उसी तरीके से चल रहा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ द जीन्स ऑफ स्पीसीज। तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक जो जैवियता होती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स द वैरायटी ऑफ द जीन्स ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी प्रजाति की आनुवंशिक जो विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उससे ही हम आनुवंशिक जैव विविधता आगे का समझ। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया, कोई भी हो सकता है प्रजाति, एक कोई प्रजाति ले लीजिए, किसी भी प्रजाति को आप ले लीजिए। मानव प्रजाति आपने लिया और मानव को देखा आपने कि मानव में जो है एक ही तरह के लोग नहीं पाए जाते, एक ही जैसे सब लोग नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रजाति स्पेसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैराइटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ स्पेसीज लेते हैं, यानी वेरिएशन ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज लेते हैं। अभी हमने बात किया था कि एक प्रजाति में विभिन्नता पाई जाती है। अब हम उन प्रजातियों में विभिन्नता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उन प्रजातियों में विभिन्नता देख रहे हैं। जैसे हमने पेड़ एक प्रजाति ली, तो पेड़ आप कितने तरह के देख रहे हैं? बहुत सारे देख रहे हैं। कोई मैंगो ट्री है, कोई एप्पल ट्री है, कोई बनाना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो है स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आप देख रहे हैं। तो प्रजाति, नंबर ऑफ, यही मेन रूप से होता है कि इसमें मुख्य रूप से संख्या देखी जाती है, प्रजातियों की संख्या कितनी है। तो आप देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जो रेड ट्रॉपिक्स फॉरेस्ट होते हैं, जो भूमध्य रेखीय वर्षावन क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ नंबर्स को देखा जाता है, संख्या के आधार पर देखा जाता है प्रजातियों की संख्या। कहें कि आम की प्रजाति, कहा कि आपने दशहरी है, सफ़ेदा है, लंगड़ा है, ये क्या है? आम की प्रजाति। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेसीज, कोई आप एक प्रजाति ले लेंगे तो उसमें आपको विभिन्नता दिखा देगी। इसी तरीके से फसलों में आप देखते हैं। तो इस तरीके से जो प्रजाति विविधता होती है वो नंबर्स ऑफ द स्पेसीज होता है, हालांकि उनकी प्रजातियों की संख्या। पेड़ आप देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ देख रहे हैं। आप कहते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में असंख्य प्रजातियां वनों की पाई जाती, असंख्य प्रजातियां वृक्षों की पाई जाती। तो जो ये रीजन होते हैं उनको हम लोग मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहते हैं, और मेगा डाइवर्सिटी रीजन, जिसको हम लोग महाजैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। और ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से आपके ट्रॉपिक्स रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। मेगा डाइवर्सिटी
जो है रीजन कहलाते हैं। मुख्य रूप से इसमें 12 देश आते हैं, मुख्य रूप से इसमें 12 देश आते हैं, जो आपके सेंट्रल अमेरिका के जो मैक्सिको और मेक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, फिर पेरू और इक्वाडोर जो आपके दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील, ये 5 ये हो गए। और छठा आपका है कांगो, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और उसी जगह नीचे मेडागास्कर है, मेडागास्कर हो गया। फिर चीन हो गया, भारत हो गया, और इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 12 देश हैं जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता, और इन्हीं क्षेत्रों में हॉट स्पॉट रीजन भी पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी का डिप्लेशन हो चुका है, क्षरण हो चुका है कि उसमें भी चिंता की जा रही है। हॉट स्पॉट हो गए, मतलब कि वो उनकी अब संरक्षण की जरूरत है, उनके संरक्षण की जरूरत है। जैसे भारत में भी 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है जैसे पश्चिमी घाट, और दूसरा है आपका जो है आपका हिमालय क्षेत्र, और तीसरा है उत्तर पूर्वी या इसी को वर्मा क्षेत्र कह देते हैं। तो ये 3 क्षेत्र आता है एग्जाम में कि भारत में हॉट स्पॉट रीजन कौन सा है, तो आपका पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र जो है भारत के हॉट स्पॉट रीजन। अभी हम आगे आपको बताएंगे तो समय रहेगा। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी समझ गया, वेरिएशन ठीक ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियां हैं, उनमें जो भिन्नता पाई जाती है, उनमें जो वेरिएशन पाया जाता है, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं, प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। फिर नेक्स्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो आप देखते हैं कि जितनी भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो सब अलग अलग दिखाई देती है। आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिखाई दे सकता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई दे सकता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम दिखाई दे सकता है। वन में भी अलग अलग हो सकते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको जो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिखाई देता है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन दिखाई देता है। भारत में आपको मानसूनी वन पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई देता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी रहते हैं जैविक अजैविक, उनसे जो क्रियाशीलता होती है उसी के आधार पर जो है ये विभिन्नता भी दिखाई, क्योंकि तालाब में जो जीव जंतु रहेंगे उनकी एक क्रियाशीलता, उनके कार्य करने का जो काम होगा वो अलग होगा। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वहाँ जंगली टाइप के जानवर पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ की क्रियाशीलता अलग है। वहाँ आदिम जनजातियाँ रहती है, वो अलग तरीके से रहती हैं। वहाँ पर वो पेड़ों पर जो है अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी है, तो पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना और पेड़ों से कंदमूल जो है उनका जीवन का मुख्य आधार है। लेकिन वहीं पर जो बद्दू जनजाति अरब डेजर्ट में रहती है, उसका रहने का तरीका अलग है। वो तंबू बना के रहती है, क्योंकि वो अपने पशुओं को पशुचारण कराती है। एक जगह तो उनको मिलना नहीं, यहाँ थोड़ी बहुत घास मिल गई तो यहाँ पर रह लिए, थोड़े बाद फिर पशुओं के लेकर आगे बढ़ गए, तो वो क्या बनाते हैं, तंबू बनाते हैं। उनके जीवन रहने और उनके कार्य करने का एक अलग तरीका है। तो वहाँ के इकोसिस्टम में लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ का जैसा है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने तरीके से उसके अनुकूलन, क्योंकि पहले जब तक वो अपनों को उस पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल समायोजित नहीं कर लेंगे, तब तक वो उस पर्यावरण में अपने अस्तित्व को नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जीव, मानव, वनस्पति जो भी है वो क्या करता है, पहले अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुकूल समायोजित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ने आते हैं, अगर आपको अपने आप को यहाँ पे नहीं समायोजित कर पाएंगे, नहीं अपने आप को इस पर्यावरण के अनुकूल अडॉप्ट कर पाते हैं, तो क्या आपको समझ में आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को जो है स्थापित नहीं किया। आपका हमेशा दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा और
आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर आपने मनोदशाएं अपनी अपनी अनुकूलन की दशाएं इस हिसाब से व्यवस्थित कर ली हैं कि हमको पूंजी में जाकर पढ़ना है, तो आप देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले क्या एडाप्टेशन ही है, सबसे पहले अनुकूलन। अगर हम पर्यावरण में जहाँ पर रह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, पहले जीव हो चाहे वनस्पति हो, पहले आप उसको अनुकूलन, उसके अनुकूल अपने आप को डालता है। अगर आप अपने आप को अनुकूल नहीं डाल पाएंगे तो आपका जीवन का अस्तित्व बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। पोलर बियर्स को आप ले आइए यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, नहीं रहते। अमेरिका से लोग आते हैं यहाँ पर, गर्मियों में नहीं रह पाते, भागते थे, वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, इसलिए रहते कि वहाँ पर गर्मियों में भी तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान, तो अमेरिका के लोग सोचते हैं कि बहुत अधिक गर्मी पड़े। लेकिन यहाँ पर आप 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड में भी घूम रहे हैं बाहर। क्या है, आपने इस पर्यावरण में अनुकूलन कर लिया है, आप अपने आप को इस पर्यावरण में व्यवस्थित कर लिया है, उसके अनुकूल ढाल लिया। अगर अनुकूल नहीं, वहीं पर देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गेंडा वगैरह को देखिए कितने काले लोग रहते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा पूरे वर्ष भर आती हैं, फिर भी वो लोग रह रहे कि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से डाले। वो यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो अपने, सबसे जरूरी है कि आप अपने पर्यावरण के अनुकूल प्रत्येक जीव पहले अपने आप को उसके साथ समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है उसके साथ, फिर उसकी क्रियाएं होना प्रारंभ। तो इकोसिस्टम आपको उनकी कार्यशीलता के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा गया है। यानी कि द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। विभिन्न प्रकार के आपको पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई देते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में भिन्नता पाई जाती है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता कहते हैं। जैसे ग्रास इकोसिस्टम यानी कि घास का पारिस्थितिकी तंत्र, और जो है वर्षा, जो रेन ट्रॉपिक से वर्षा वन क्षेत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, ये वन पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, गौशाला पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये तो टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट हम आपको चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आखिरकार इस जैव विविधता का महत्व क्या है, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा। Importance of the biodiversity, जैव विविधता का महत्व। इसके इम्पोर्टेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, पारिस्थितिकी महत्व है, और दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व। दूसरा हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, या इकोनॉमिक एडवांटेज एक ही चीज़ है। आर्थिक लाभ है। वो आप देख ही रहे बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, यानी कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका क्या महत्व, ये आपको समझना है कि
जो भी जैव विविधता दिखाई दे रही है इसका क्या महत्व, बहुत सारी चीज़ें आप देखते कि इनका महत्व कितना है। जैसे पेड़ पौधे इनका महत्व अलग है, कितना चर्चा हो रही है कि वन संरक्षण किया है, चर्चा हो रही है वन संरक्षण बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक, वृक्षारोपण कर रहे हैं आप, प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर, इन्वायरमेंट संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण की चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से हम जैविक चीज़ों की चर्चा करते हैं। वैसे पर्यावरण संरक्षण में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक अबायोटिक, जैसे नदी है, नदियों का संरक्षण तो वो अबायोटिक नहीं होता है। तो हम जो भी चीज़ें पाई जा रही, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर वो इस पर्यावरण में रह रहे हैं तो प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन भी, हर जो प्राणी इस पर्यावरण में है, कोई भी हो, चाहे हम है, चाहे कोई एनिमल है, जो भी है वो अपने प्रकृति के अनुसार, ठीक, देखिए जो भी प्राणी है आता है, जन्म होता है उसका, वो उसी तरीके से थोड़ा सा देखेगा, उसी तरीके से कार्य करना शुरू कर देगा। बंदर को कोई उछलना थोड़ी नहीं सिखाने जाता, लेकिन वो एक आध बार जहाँ देख लेता है वो करने लगता है उसी तरीके से। तो जो होता क्या है कि आदमी जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति की भी कुछ देन होती है, आनुवंशिक देने होती है, उस तरीके से हम कार्य करने होते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये भी कार्य अपना करते हैं। अब आप देखिए कि पेड़ पौधे वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए जीव जंतु हैं, गाय मरी पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सूक्ष्म जीव है आप उसमें लग जाते हैं, धीरे 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 2-3 दिन में उसको खत्म कर देते हैं, जटिल तत्वों से परिवर्तित करके सरल तत्वों में उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो आखिरकार पर्यावरण को शुद्ध करते ही नहीं, अगर इसी तरह पड़े रहे जैसे गिद्ध वगैरह है, तो क्या करते हैं, एक तरीके से वो कहलाते हैं पर्यावरण के मेहतर कहलाते हैं, साफ रखते हैं पर्यावरण। कोई चीज़ें मर गई, खा लिया, उसको खत्म कर दिया, नहीं तो क्या है, अगर इसी तरीके से मर जाए तो ये पर्यावरण कितना दूषित हो जाएगा। अगर उसका अपने तरीके से पर्यावरण अपने आप को ना स्वच्छ करे, यानी कि जो यहाँ पर आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अपने तरीके से कार्य ना करें, तो ये पर्यावरण बहुत जल्दी असंतुलित हो जाएगा। सभी अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं उसी तरीके से। इसमें देखिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार हमारे पर्यावरण को क्या लाभ है, और दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमको क्या लाभ है आर्थिक रूप से। तो जैसे पारिस्थितिकी है, तो इसमें देखिए सबसे ये कंट्रोल करते हैं इसको, जलवायु जो हमारी क्लाइमेट है उसका नियंत्रण करते हैं और परिमार्जन करते हैं, मॉडरेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट। ये क्या करते हैं, जलवायु का परिमार्जन करते हैं और नियंत्रण, क्लाइमेट, जलवायु का परिमार्जन एवं नियंत्रण। मॉडरेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट। वो आपके दिमाग में आता हो कैसे करते हैं क्लाइमेट, हम आपको बताते हैं। अब क्लाइमेट के अंतर्गत मुख्य रूप से रेनफॉल और टेम्परेचर देखते हैं, वर्षा और तापमान। वैसे तो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं हमने आपको बताए भी थे जब आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ाया था, जलवायु परिवर्तन पढ़ाया था। तो मुख्य रूप से रेनफॉल और टेम्परेचर, वैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सनशाइन हो गया, ये डस्ट हो गई, तो ये सारी क्या है आपके वेदर के एलिमेंट है या क्लाइमेट के एलिमेंट। दोनों के एलिमेंट एक जरूर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेदर जो होता है एट मोमेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस होता है, किसी निश्चित स्थान और किसी क्षण जो वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है, सम ऑफ द जो वेदर फिनोमिना होता है उसको हम लोग कहते हैं वेदर या क्लाइमेटिक
जो कंडीशंस होती हैं उनका योग, यानी कि इन पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम द सम ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसको हम वायुमंडलीय दशाओं का जो किसी निश्चित स्थान और किसी निश्चित समय यानी कि लघु अवधि के लिए दिया। अभी आपके बादल धूप है, कुछ देर बाद बादल हो जाएगा, तो यहाँ वेदर क्या हो गया, अच्छा। लेकिन क्लाइमेट क्या होती है, वो कई बृहद स्तर पर देखी जाती है, यानी कि बृहद स्तर पर दीर्घ समय में जो वायुमंडलीय दशाओं के योग का औसत होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। जैसे 40 से 50 वर्षों में हमने देखा कि तापमान ये, जैसे हमारी भारत की क्लाइमेट क्या है, मानसूनी क्लाइमेट। हर बार गर्मी पड़ेगी, हर बार ठंडी पड़ेगी, हर बार गर्मी में वर्षा होगी। वर्षा कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वर्षा गर्मी में ही है। तो ये है क्लाइमेट, बृहद स्तर पर देखा जाता है, एट अ लार्ज एरिया देखा जाता है, एट अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन इज। तो क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप जानते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उससे क्या होती है, वो वर्षा कराने को सहायक होती है। जैसे राजस्थान में वर्षा नहीं होती थी, लेकिन वहाँ के जो जल पुरुष है राजेश, उन्होंने जो 1080 जो है डैम बनाए, छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए, तालाब खुदवाए, और 4 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण। अब आप देखिए वहाँ पर वर्षा, एक वृक्ष जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक नियंत्रित कम रहता है। तो इस तरीके से वृक्ष जो होते हैं क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखिए पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लेकिन फिर भी अधिकतम तापमान नहीं पाया जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अधिकतम तापमान कहाँ अंकित करते हैं आप, कर्क रेखा के पास। कभी आपने सुना है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे सीधी किरणें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही पड़ती है। तो अधिकतम तापमान वही होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा, प्रत्येक दिन वर्षा अधिक होती है। अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर तापमान कम होता है। अधिक वर्षा आप जानते हैं किस लिए होती है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत। इस तरीके से वृक्ष जो होते हैं वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से वायुमंडल को शुद्ध करते हैं या वायु को शुद्ध करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। वायु को शुद्ध करते हैं, वायु का शुद्ध। वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं आप जानते हैं, जो ये वायुमंडल है इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। एक वृक्ष पूरे वर्ष भर में 117 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। एक वृक्ष पूरे वर्ष भर में 117 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। एक अकेला वृक्ष 1 किलोमीटर तक जो है आपको शुद्ध प्राणवायु दे सकता है। एक वृक्ष एक, तो आप देख रहे हैं कि कैसे वायु का ये शुद्धिकरण है। एक अकेला वृक्ष जो है, मरकरी है, आपका लेड सीसा है, कैडमियम है, वो 8 किलोग्राम तक का अवशोषण एक साल में करता है। तो वृक्ष आप देख रहे हैं किस तरीके से वायु को शुद्ध। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ही है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण।
मिट्टियों का ये निर्माण करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, अभी बताते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मिट्टियों का निर्माण एवं संरक्षण। आप देखते हैं कि मिट्टियों के निर्माण में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी आपने सुना होगा, मिट्टियों के निर्माण में मिट्टियों का निर्माण होता है तो उसमें कई तत्व जो है सहायक होते हैं। जैसे आप पायरेट मटेरियल्स होता है, पैतृक पदार्थ जिससे मिट्टी बनती है। एलुअल सॉइल मिट्टी नदियों के किनारे बनती है क्योंकि नदियों के द्वारा बाहर लाए गए फंसाने से बनती है। ब्लैक सॉइल ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात बनती है। रेड सॉइल जो वहाँ पे चट्टानें होती हैं उनके इरोजन से बनती है। तो इस तरीके से जो पैतृक बनती है, लेकिन उसमें क्या है, पैतृक पदार्थ है, क्लाइमेट है और टाइम है और ऑर्गेनिक एक्टिविटी है। अब पेड़ पौधे पत्तियां जहाँ पर अपने गिराते हैं उनसे क्या होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते रहते हैं। ये पेड़ पत्तियाँ जब गिरती है तो वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इनको खाद के रूप में या जैविक पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ है। इसीलिए देखिए ठंडे क्षेत्रों में वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक एक्टिविटी, जैविक क्रिया नहीं। तो जैविक क्रिया करके जो है मिट्टियों का निर्माण करने में सहायता। अब इसका संरक्षण कैसे करते हैं, आप देखिए कहीं जाइए जहाँ पेड़ पौधे होंगे वो उनकी जड़ें मिट्टियों को क्या करती है, बांधे रहती है। मिट्टियों जड़ें क्या होती है, मिट्टियों को बांधे रहती है। नदी जहाँ पे बह रही किनारे पेड़ पौधे हैं तो मिट्टियों को बांध झगड़े, नदी बहकर निकल जा रही है लेकिन मिट्टी का इरोजन नहीं कर पा रही, अपरदन नहीं कर पा रही। वहाँ पर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ से जब नदी तेज वेग से जाती है, जब बाढ़ आती है तो वो उसका इरोजन कर देती है, यानी अपरदन कर देती है, मिट्टी को गिरा देती है। लेकिन पेड़ पौधे की जड़ें क्या होते हैं, मिट्टियों को बांधे रहते हैं और उनका संरक्षण। नेक्स्ट है इसी में जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी की जो स्थिरता है उसको अनुरक्षण मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अनुरक्षण या कि स्थिरता को बनाए रखना, अनुरक्षण हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अनुरक्षण, अभी हमने आपको बताया है कि जितनी जैव विविधता होगी, जितनी विविधता प्रजातियों की पाई जाएगी उतने ही आहार श्रृंखला जो होती है क्या होती है, लंबी होती, जटिल होती। उतने ही लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से भोजन ले रहे हैं। अगर आहार श्रृंखला छोटी है, एक ही जगह है, खाने का स्रोत हमारे एक ही, तो कब तक चलेगा। जब खत्म हो जाएगा तो आपस में लड़ाई होगी। उस क्षेत्र में कौन रहेगा, जो सबसे ताकतवर होगा, नहीं तो बाकी लोग वहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे खून के कारण। इसलिए जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है, पारिस्थितिकी तंत्र उतनी ज़्यादा स्थिर है। क्वेश्चन आया होगा, आता तो सभी चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन जो हमको याद है, जो क्वेश्चन आए हुए वो हम आपको बता देते हैं। बाकी सब चीज़ें आती हैं, 1 2 3 करके पूछा जाता है। ठीक, बायोलॉजिकल
बायोडाइवर्सिटी करके आप 2-3 दे दिए, आपने पूछा कि एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही। हम जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो आपके सिलेबस से बाहर है। आपको अच्छा लग रहा हो, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना आपको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में आपको इतना, अगर आप IAS में जाते तो गहराई से क्वेश्चन आते, सतही क्वेश्चन नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अनुमान। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें और भी हो सकते हैं बात, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? आर्थिक महत्व। ये सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स है, हमारे जो अनाज है उसके स्रोत हैं। हम जो चावल, गेहूँ, दाल, ये सब किससे मिलता है? The source of the food, अनाज के स्रोत, the source of food grains. दूसरा है हमारा, इसी में जो फल वगैरह प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स के स्रोत यही हैं। विटामिन है हमारे, इसी तरह औषधियाँ हैं हमारी, मेडिसिन, दवाएं जो होती हैं। सौंदर्य प्रसाधन की भी चीज़ें जिससे बनाई जाती है, जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उनमें भी इनका उपयोग, जो हर्बल होती है वो इन्हीं से बनाई जाती है। ये आर्थिक महत्व है जिससे हम प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, जिससे हम अप्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, लेकिन उससे हम प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं। ये इनडायरेक्ट है और वो डायरेक्ट है। सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स, विभिन्न अनाज की जितनी वैरायटी है उतनी चीज़ें आपको खाने को मिलती है। एक ही चीज़ आपको रोज़ रोटी खिलाई जाए, रोज़ एक ही सब्जी खिलाई जाए, लौकी की सब्जी मान लीजिए आपको रोज़ खिलाई जाए तो आपको भूख जाएगी, कहेंगे हम नहीं खाएंगे भाई, बहुत हमको क्या होगा, वो बेकार होगी। ऐसे तो आप डिफरेंट है, जितनी वैरायटी है उतने ही आप जो है स्थिरता है, उतने जो है समाज हो या कोई पारिस्थितिकी तंत्र हो, समाज भी एक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, सोशल इकोसिस्टम है, तो वो उतने ही मेंटेन रहेगा, उतने स्थिर रहेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉस और डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉस और डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का ह्रास अथवा क्षय। डेफिनेशन, आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आप वो सुनते हैं कि बहुत तीव्र गति से क्षय हो रहा है। वैसे तो ये एक प्रक्रिया है, कुछ प्रजातियां विलुप्त होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं और नई प्रजातियों का उद्भव होता है, उनका स्थान नई प्रजातियां ले लेती हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप पेड़ है, पेड़ को काट दीजिए, उस समय में शुरू हो जाएगा। तो जंगल है, जंगल में आप देखते हैं काट दीजिए उस पेड़ों को, 4-5 साल बाद देखेंगे
तो उनके अंदर एक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, होमोस्टैटिक मैकेनिज्म, यानी कि स्वतः उस छत पूर्ति कर लेते हैं, स्वतः छत पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है जिसको हम लोग जो है क्रांतिक सीमा, क्रिटिकल लिमिट, क्रांतिक सीमा। अगर उस सीमा से ज़्यादा जो है उसका विदोहन हो रहा है तो फिर वो अपने आप को सामंजस्य नहीं करता। सब में होता है, थोड़ी सी आपको चोट लग जाती है, थोड़ी देर वाला ठीक कर लेते हैं, वहाँ चोट लग गई लेकिन ठीक हो गया, कहीं नहीं जाना पड़ा। शरीर में भी होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, लेकिन मान लीजिए जब आपका हाथ टूट गया या चोट लग गई, खून निकलने लगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप होमोस्टैटिक सीमा से परे हो गए। तो इसी तरीके से जो आज हम जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विदोहन हो रहा है, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वो उनकी क्रांतिक सीमा से परे है, यानी कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, वो स्वयं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। इसके लिए जब स्वयं वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, तभी हमें जरूरत पड़ी इसकी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी, कि विश्व के सामने जैव विविधता का जो क्षय हुआ, लॉस हो रहा है, वो पूरे विश्व के सामने, विश्व समुदाय के सामने चिंता का विषय है। इसीलिए पूरे विश्व समुदाय का ध्यान किसकी तरफ गया, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण। अब अगर अपने आप होता है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म से तो दूर कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव की गतिविधियां भी जो है हमारे जैव विविधता का ह्रास कर रही है, यानी कि वहाँ जीवों और वनस्पतियों का जो है वो विलुप्त कर रही है या उनके विलुप्त होने में योगदान दे रही है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की जो गतिविधियाँ। अभी हम बताएंगे कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तब उसे बताएंगे। तो यानी कि जो भी वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियों में ह्रास हो रहा है या प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता ह्रास कहते हैं, जैव विविधता ह्रास कहते हैं। ये बायोडायवर्सिटी लॉस क्या है, बायोडायवर्सिटी लॉस रेफर्स टू द डेप्लेशन और डिसअपीयरेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज। जो हमारी प्रजाति की विविधता है उसका, उसके क्षय को या उसके डिसअपीयरेंस, यानी कि वो हमें अपीयर नहीं हो रही, प्रतीत नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, विलुप्त हो गई। तो डेप्लेशन और डिसअपीयरेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज इज नोन एज द बायोडायवर्सिटी लॉस और बायोडायवर्सिटी डेप्लेशन। डिप्रेशन शब्द से तात्पर्य थोड़ा से हल्का से होता है, ह्रास तो बड़ी हो ही रहा है, डिप्रेशन धीरे धीरे से लगातार क्षय है, लगातार उनमें वृद्धि हो रही है। जो भी क्या कहते हैं यहाँ पर जीव और वनस्पतियाँ, उनमें लगातार क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्योंकि मानव की गतिविधियाँ क्या कर रही हैं, उनका दोहन कर रही है। वो दोहन जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए भी है और इलीगल भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जानते हैं आप कि पता चला हाथी को मार रहे हैं, हाथी दांत के लिए, शेर को मार रहे हैं, हिरन को मार रहे हैं खाल के लिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे जीव जंतु हैं उनका अवैध शिकार भी हो रहा है। इस वजह से भी क्या कहते हैं, ह्रास हो रहा है। तो जैव विविधता ह्रास क्या हो गया, जो बायोडायवर्सिटी लॉस है, यानी बायोडायवर्सिटी लॉस refers to the depletion or disappearance of the variety of the species is known as the loss of the biodiversity। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये बायोडायवर्सिटी लॉस है, ये वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है और लोकल लेवल पे भी हो सकती है, यानी कि द डेप्लेशन or the disappearance of the variety of the species at worldwide or at the
local level, reduction of the species is known as the loss of the biodiversity. कहने का तात्पर्य ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे विश्व स्तर पर भी हम ले सकते हैं और किसी स्थानीय स्तर पर भी ले सकते हैं, लोकल स्तर पर भी ले सकते हैं। रिडक्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता की जो वैरायटी है उनमें कमी हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, वो जैव विविधता। हमने आपको ये भी बताया कि इनके अंदर होमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, ये अपनी जैव विविधता को खुद से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब क्रांतिक सीमाएं क्रिटिकल लिमिट से परे हो जाता है, जैव विविधता का क्षय या इनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी इनके संरक्षण की। या जब क्रांतिक सीमा से परे जब उनका लॉस होने लगता है, उनका डिप्रेशन होने लगता है, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। अब जो है इसी को इन्हीं के संरक्षण के लिए IUCN पहले हम कारण बता रहे हैं, फिर से अब इसकी क्या कारण है? कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस कारण से आखिरकार हो रहा है? अब इसके जो कारण है, कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, वो आप देखिए दो तरीके के आपको हो सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण हो सकता है, एक मानव जनित कारण हो सकता है। नेचुरल कॉजेस, प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा मानव जनित कारण, ह्यूमन मेड कॉजेज या ह्यूमन कॉजेज। प्राकृतिक कारण आप जानते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, बाढ़ आ गई कहीं पर, सूखा हो गया कहीं पर, तो उससे क्या होगा? उनका प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रजाति। वोल्केनिक इरप्शन जैसे आपका ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, सूखा, ड्राट, कई चीजें हैं। आप देखिए साइक्लोन जब आते हैं तो तटीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे क्या होते हैं? सब आंधियों में उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं। इतनी तेज स्पीड रहती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसमें सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? सब टूट के बिखर जाते हैं। तो साइक्लोन भी हो सकता है। बाढ़ आती है तो बाढ़ देखिए अपने साथ जो है पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं उनको बड़ा पानी ले जाती है। सूखा, अब पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल रहा है तो वो मुरझा जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार, कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार जहाँ पर हो गया, वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे, वनस्पतियाँ थी, वो सब क्या हो गए? उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। इसी तरीके से अर्थ को एक लैंडस्लाइड आप देखते हैं हिमालय क्षेत्रों में, देखिए लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड पूरा क्षेत्र जब टूटता है, कोई हिस्सा जो होता है वो मुख्य रूप से अलग हो जाता है, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है पेड़ पौधे एकदम धराशायी हो जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं, जीव जंतु जो भी वहाँ पर है उस समय वो चला जाता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक कारणों में आपके वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़, सूखा, साइक्लोन, चक्रवात जो होते हैं, ये सब इसको ये कारण आप समझिए क्या? आप ह्यूमन कॉजेज देखिए, ह्यूमन कॉजेज में क्या है? सबसे पहला तो है जो बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, लॉस ऑफ द हैबिटेट।
आवास का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। जो हमारे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के आवास है उनका लगातार क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि बाईपास, जो पुराना वाला बाईपास जो बना था, तब उसके बाद जो है नए बाईपास तक, जहाँ पर आज आप मकान देख रहे हैं वहाँ सब क्या थे, पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे रहेंगे, वनस्पतियाँ हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतु ये सब रहेंगे। लेकिन हमने क्या किया, उनके आवास का विनाश कर दिया, डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ द हैबिटेट। या संकुचन, उनके आवास जो होते हैं। तो आवास का विनाश जो कई कारणों से होता है, आप जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर अपने शहर का उदाहरण लेंगे तो आप देखेंगे कि हमने वहाँ पर क्या किया, अधिवास बना, जो एक हैबिटेट अधिवास था, नेचुरल आवास था जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए, उसके लिए हमने क्या किया, अधिवास बना दिया। उस वास को हमने क्या किया, अधिकृत कर लिया, हमने उसकी रजिस्ट्री करा लिया कि हम इस पे हैं, इसके मालिक हम, अधिवास अधिकृत हो गया। वो वास क्या हो गया, अधिकृत हो गया। जो नेचुरल था, हैबिटेट अधिकृत था, वहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, उसको हम क्या किए, हमने अपना आवास बना के, जिसे हम अधिवास कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं, वहाँ पर जाकर सेटल हो गए। सेटलमेंट मीन्स स्थिर हो जाए। आप दिन भर इधर उधर कर रहते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन रात के क्या करते हैं, अपने घर में आकर स्थिर हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। सेटल मीन्स बैठ जाना, स्थिर हो जाना, टू सेटल डाउन, स्थिर हो जाना। तो इसीलिए इसको कहा गया सेटलमेंट, अधिवास, अधिकृत रूप से आपका वास है, वहीं पर आप रात को आकर फिर स्थिर हो जाते हैं, विश्राम आप करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लॉस ऑफ द हैबिटेट। और भी कारण है कंस्ट्रक्टिव, जो हमारे निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। कोई डैम का निर्माण किया जाएगा तो आप देखेंगे कई कई गांव उसमें का विनाश हो जाता है, कई कई गांव जो है उसमें चले जाते हैं। जब गांव में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सब हो जाते हैं। इसी में भी दूसरा आप देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति विलोभन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति विदोह, मतलब हम जो उसकी जो सीमा है उससे ज्यादा विदोहन करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी प्रजातियां कम होती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें इलीगल एक्टिविटीज है, जैसे अब शेर की खाल के लिए शेर का वध कर रहे हैं, हिरण की खाल पाने के लिए हिरण का वध कर रहे हैं, इसी तरीके से हाथी दांत निकालने के लिए हाथियों का वध कर रहे हैं। तो एक सीमा से जब ज़्यादा किसी भी चीज़ का विध्वंस करेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रजातियां विलुप्त होंगी। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर तीसरा है इसी में जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रक्रिया तो नेचुरल है, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी मानव है। ग्लोबल वार्मिंग भी वैसे तो देखने में आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भूमंडलीय उष्णता प्राकृतिक, लेकिन उसके लिए भी उत्तरदायी कौन है, मानव ही, क्योंकि मानव के द्वारा ही उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ाई गई है उससे ही ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से कैसे हो रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है। अब इसे उदाहरण के लिए देखिए कि आप समुद्र का तापमान, जो हमारे कोरल रीफ्स हैं,
हिंद महासागर में, माने लक्षद्वीप में। अब जो है हिंद महासागर के जल का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। आपने कोरल ब्लीचिंग नाम सुना होगा, कोरल ब्लीचिंग। अब जब वहाँ पे कोरल रहते हैं, अधिक तापमान हो जाने के कारण जो फ्लोरल ब्लीचिंग हुई और उससे लगभग 50% हमारे कोरल जो है, तो उनकी वैरायटी क्या हो रही समाज। अब कोरल जो बनते हैं, कोरल द्वीप जो बनते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। जब कोरल ही नहीं रहेंगे तो आपके वो जीव जंतु भी वहाँ पर, इस तरीके से प्रजातियों का विनाश हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, हम जो परिवहन के साधनों का विकास कर रहे हैं उससे भी हो रहा है। अब आप देख रहे हैं परिवहन के साधन, जब सड़कें बनाई जाती हैं तो कितने पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए कानपुर से इलाहाबाद प्रयागराज माल हुए 4 लेन से 6 लेन हो, तो उसके बगल में जितने भी किनारे वनस्पतियाँ पेड़ पौधे थे उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब हम मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के साधनों का विकास करते हैं तो बहुत सारे वनस्पतियों और जीवों का विनाश होता है। उस वनस्पति में न जाने कितने लोग जो है रहते थे, उसने आवास अपना बनाया हुआ। इसी तरीके से है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास, जब उद्योगों का विकास होता है तो आप देखते हैं जहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ का पूरा वन क्षेत्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास, बहुत सारा वन क्षेत्र है जिसको हमने क्या किया, आपने कृषि के लिए डेवलप कर दिया, तो उससे हमारा अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। गांव था, गांव को नगर में शामिल होने की बड़ी इच्छा थी, तो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र में शामिल हो रहा है और नगरी कल्चर, नगरी संस्कृति को भी अपनाते जा रहा है। या कोई भी गांव नगर से बनेगा तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं विकसित की जाएगी। नगर का जो प्रशासन होगा उसके लिए बहुत सारी जो है भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जब नगर बनते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, नगरीकरण होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कृषि भूमि और वन भूमि ही जो है सबसे ज़्यादा उसी का विनाश करते हैं। हमने आपको अभी बताया कि पुराने बाईपास से लेकर नए बाईपास तक क्या था, वन क्षेत्र था और कृषि क्षेत्र। लेकिन आज क्या है, हमने अपने घर बनवा लिए, क्योंकि हमारे बांदा नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। हमारे बांदा शहर नगर जो है, नगर क्षेत्र है, उसका क्या हो रहा है, विस्तार। तो अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की वजह से भी क्या कहते हैं, हमारी वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का लॉस हो रहा है। हाँ हाँ, वो संसद भवन बनाया गया था, आपने देखा। तो वो कंस्ट्रक्शन, इसलिए हमने कहा कि जो निर्माण कारीगर क्रिया है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे टूरिज्म, जो हमारा पर्यटन उद्योग, टूरिस्ट इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करने के लिए क्या है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे प्रजातियाँ वृक्षों की पाई जाती थी, उसमें जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती थी, हमने उसको भी अछूता नहीं छोड़ा, हम भी वहाँ पहुँच गए। और उसको पहुँचने के लिए हमने क्या किया, हमने उनको काट कर जो है सड़क का निर्माण किया कि आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकें।
और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जब देखिए जहाँ जहाँ पे मानव पहुँच जा रहा है वहाँ जो प्रदूषण को फैला, यानी कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन खुद अपने आप में, पर्यावरण प्रदूषण खुद अपने आप में जो है वहाँ जो वनस्पतियाँ यानी कि जैव विविधता को नुकसान पहुँचा रहा है। इसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी है, पर्यावरण प्रदूषण भी है। इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे आप एसिड रेन है, एसिड रेन जो होती है वो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपको नॉर्वे और स्कैंडिनेविया में पड़ता है। नॉर्वे में ये जाती हैं, वहाँ पर जो एसिड रेन होती है तो वहाँ की झीलें जो होती है उनमें एक तरीके से तेज़ाब बढ़ जाता है। आप एसिड रेन जानते ही तेज़ाब ही होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2O जल है वो आपस में दिया गया कि H2SO4 बना देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं। तो वो एक क्या है, तेज़ाब है। उन झीलों में जो है एक तरीके से एसिड रेन होती है तो उसका पानी पूरा क्या हो जाता है, पूरा एसिड हो जाता है। तो वहाँ पर जितने भी जीव जंतु वनस्पतियाँ होती है उस जगह सब मर जाते हैं। इसलिए इसको कातिल लेक भी कहा जाता है। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये एसिड रेन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, IS की बात कर रहे हैं तो नॉर्वे और स्वीडन में। वहाँ का क्या कहा जाता है, इसको कातिल झील कहा जाता है, कातिल लेक कहा जाता है। वहाँ की झीलें जो होती हैं वो क्या होती है, एसिड रेन उसमें जब से जो है प्रभावित हो जाती है और उनका जल जो होता है वो अम्लीय हो जाता है, जिससे वहाँ पर जीव जंतु। दूसरा कहीं मत जाइए, अपने यहाँ देखिए बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे दामोदर नदी, इसको बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है, जैविक रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। बायोलॉजिकल डिजर्ट यानी कि वो इतनी प्रदूषित हो गई है कि वहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर कोई जीव जंतु उसमें जिंदा नहीं रहता। इसी तरह से गंगा नदी में भी देखा गया तो कान के पास कई मछलियाँ जो है मरी नहीं पाई। इसी तरीके से होता है, एक दूसरे को खाते पीते हैं। मान लीजिए कोई जानवर है उसने पर्यावरण प्रदूषित, जैसे मान लीजिए गाय है उसने पर्यावरण की प्रदूषित चीज़ें खाई और जब पर्यावरण की प्रदूषित चीज़ें उसके पेट में चली गई और उसी चीज़ को गिद्ध ने खाया तो वो भी मरी और वो भी मरी, फिर उससे उसमें ट्रांसफर हो गया, यानी कि एक साथ दो प्रजातियाँ विलुप्त। नहीं, वो तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि वो तो हम आपको बताए ही थे और वो सही है। हम आपको ये बता रहे हैं कि उससे उसमें वो चली गई चीज़ें, वो जो केमिकल रासायनिक चीज़ें ऐसी थी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते, हमको मार सकती थी, वो उसमें चली गई। तो गाय तो उस केमिकल चीज़ों को खा के मरी गई, पर्यावरण में जो दूसरी चीज़ें थी उसको खा के मरी गई, साथ ही साथ वो भी। बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण रहता है, सांस की बीमारी हो जाती है, लोग मर जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। तो ये थे कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हम जल्दी से आपको हम समय चुकी बता देते हैं कंजर्वेशन ऑफ द। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी यानी कि जब जैव विविधता अपनी क्रांतिक सीमा से ज़्यादा उसका जैव विविधता का लॉस होने लगा, क्षय होने लगा, तो उसके बारे में पूरा विश्व समुदाय जो है चिंतित हो गया। वैसे तो सन 1950 से ही स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे स्तरों पर वनस्पतियों और क्या कहते हैं जीव जंतुओं का संरक्षण होता आया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृत में भी थी, जो हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि जो है प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति हमारी क्या है, माता है, ठीक, और हमको उसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति मतलब यहाँ पर जो भी जीव जंतु वनस्पति है वो उनका सबका सम्मान करना चाहिए। इवन आज भी देखते हैं कि हम बहुत सारे वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल को नहीं काटते, मतलब बहुत सारे, ये हमारी संस्कृत से चला आया है। लेकिन वास्तव में जो चिंता के बाद एक वैश्विक लेवल पर इसकी ओर ध्यान जो केंद्रित किया गया वो 1992 में जब रियो डी सम्मेलन हुआ, सन 1992 में जब रियो डी जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद से यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया 1992, जिसको हम लोग अर्थ सम्मेलन कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं।
1992 में ब्राज़ील में के रियो डियो जेनेरो, जो कैपिटल भी इस समय से पहले ब्राज़ीलिया थी, अब जो है रियो डियो जेनेरो, रियो डियो जेनेरो। तो रियो डियो जेनेरो में 1992 में जो है 8 समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसी में जो है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ था उस पर चर्चा की। और ये जो विविधता है, लगातार हमारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, इन्हीं की एक सूची बनाई जाती है जिसे हम लोग रेड डेटा सूची कहते हैं या रेड डेटा लिस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आता है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है रेड डेटा लिस्ट या सूची। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि विलुप्त पौधों और जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों की सूची किसके द्वारा या किसमें प्रदर्शित की जाती है, इसे क्या कहते हैं? रेड डेटा लिस्ट कहते हैं, जंतुओं और वनस्पतियों दोनों। इसको IUCN इसको कौन करता है? IUCN। इसको आप लोग ले आइए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन। उसमें कई प्रजातियों की लिस्ट बनाई, श्रेणियां बनाई, अभी बताएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आया था जब नहीं, आप रेड डेटा लिस्ट, इसीलिए आपसे पूछा गया था। ये हमने बताया ना, आपको उसमें रेड और येलो क्लिक डालेंगे अभी तो आप बोलिए। तो रेड डेटा लिस्ट IS को भी आया, पीसी से लिया जाता है, चाहे जंतु की हो चाहे वनस्पति, दोनों को दिखाई जाती है। ध्यान रखिए, रेड डेटा लिस्ट। इसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका स्थान अब ले लिया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति में संसाधन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से जीव और वनस्पति, ये क्या है? संसाधन, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। Resources are those things which are used again and again by the human for completing their needs and desire। मानव की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव के द्वारा जो वस्तुएं बार बार प्रयोग में लाई जाती है वो संसाधन कहलाती हैं, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं वो हमारी प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। तो प्रकृति के द्वारा जैसे जल है, वायु है, लेकिन यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जल किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा। वनस्पति किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा। ये तो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, लेकिन वनस्पति जो होती है उसमें जंगलों में देखिए अपने आप उगाती है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, इसका आप रूप ले लिया, आपने बताया था वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। विश्व
संरक्षण संघ में। IUCN, पहले इस नाम से था, अब इस नाम से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये है WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये हमारे जो प्रजातियां हैं और जो प्रजातियां जिनकी विलुप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करती है, और जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनकी ये लिस्ट बनाती है, उनकी एक श्रेणी बनाती है। हम आपको 3 श्रेणी को रूप से बता रहे हैं, वैसे तो कई श्रेणियाँ बनाती है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है तो 3 श्रेणियों में आता है मुख्य रूप से। पहला इसमें इन्होंने प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है उनको 3 श्रेणियों में रखा है। पहला इसमें संकटापन्न प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीसीज। दूसरा इसमें सुभेद प्रजाति, सुभेद प्रजाति, वल्नरेबल स्पीसीज। और लास्ट है, वैसे हैं तो इसमें बहुत सारी, लेकिन एग्जाम में आपकी यही सवाल, दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज। ये 3 तरीके की है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बना रखी है, खाद्य संकटापन्न प्रजाति, विलुप्त होने की प्रजाति, 6-7 श्रेणियाँ, लेकिन मुख्य रूप से 3: संकटापन्न प्रजातियाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज और सुभेद प्रजातियाँ और दुर्लभ। इंडेंजर्ड प्रजातियों में उन प्रजातियों को रखा गया है जिनकी प्रजातियाँ विगत 10 वर्षों में, जिनका प्रजातियों का 70% हिस्सा अथवा उनकी 3 पीढ़ियों में जो है उनकी प्रजातियों का 70% हिस्सा जो है विलुप्त हो गया। समझ आई मेरी बात? संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत उन प्रजातियों को रखा गया है जिनकी प्रजातियां 10 वर्षों में 70% अथवा 3 पीढ़ी में 70% जिनका जो है विनाश हो चुका हो, या जिसकी संख्या अधिक हो, उसी को जो है हम इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखते हैं। जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा, आमूर लियोपार्ड है, माउंटेन गोरिल्ला, लिटिल डोडो बर्ड, माउंटेन गोरिल्ला है, रिवर क्रॉस गोरिल्ला है, रेड पांडा है, लिटिल डोडो बर्ड है, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। यानी कि इनकी प्रजाति का 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 70% अथवा 3 पीढ़ी में 70% प्रजातियों का विनाश। सुभेद में बस इतना फर्क है, वहां पर 70% है और यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50%। इसमें आमूर लियोपार्ड भी है, जो आमूर वैली यानी मेरा रूस में जो पाए जाते हैं, इसको सुभेद जाते हैं। इसमें बस वही अंतर है कि विगत 10 वर्षों में प्रजातियों का 50% अथवा विगत 3 जो उनकी 3 पीढ़ियाँ हैं उसमें से 50% प्रजातियों का विनाश हो चुका है। उसे हम लोग सुभेद प्रजातियाँ कहते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। जैसे इसमें अपने आप ये आपके एलिफेंट है, गैंडा है जैसे आपका, और ये टाइगर है आपका, इसके अंतर्गत किया गया। दुर्लभ प्रजातियां जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में ना पाई जाती थी, बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती है,
उनको लोग हम दुर्लभ प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे एशियाई टाइगर, एशियाई टाइगर तो कहाँ पाए जाते हैं? केवल भारत में गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट है, गिर जंगल है, वहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई टाइगर। अब जो है 1992 में जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो हुआ था, उसमें जो है जैव विविधता संरक्षण पर सबसे पहले जो है चिंता व्यक्त की गई, जिसमें मुख्य रूप से कुछ बातें बताई गई थी। उनमें से हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं क्या करना चाहिए। इसमें पहला बताया गया था कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा आता है जो विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियां हैं उनके लिए हमको नीतियां बनाना चाहिए और उनका प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया कि जो हमारी अनाज की किस्में हैं, चारे की किस्में हैं, जो इमारती लकड़ियों के जो पेड़ हैं, हमारा पशुधन है, इनको जो है इनके आवासों को जो है संरक्षित करना चाहिए। फिर बताया कि जो हमारे पौधे और वनस्पति हैं जहाँ पर बढ़ते हैं, फूलते हैं और उनका विकास होता है, उन स्थानों को चिन्हित करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। और लास्ट इसमें इन्होंने बताया था कि जीव और वनस्पतियों का जो व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के अनुसार। तो ये संरक्षण में इनकी बात कही गई थी। अब संरक्षण की विधियां दो तरीके से, इनके संरक्षण की जो विधियां हैं वो दो। एक तो आवास में ही, जिसे हम लोग इन सीटू या आन सीटू कहते हैं, आवास में संरक्षण, ठीक, जिसे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और दूसरा है हमारा आवास में संरक्षण और दूसरा है आवास से बाहर। इसको लोग हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें जो विधियां अपनाई जाती हैं वो जैसे आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसको बनाकर सेंचुरी, अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इन सूटू कहलाते हैं। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं या राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, सेंचुरी जो अभ्यारण्य होते हैं और पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, और एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम लोग जैव मंडल आगार कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क जो बना दिए जाते हैं, हमने अपने जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं किया जाता। ये नहीं कि वहाँ पर जो है आप पशुओं को चराएं या उससे लकड़ी लाएं, ये सब काम, किसी प्रकार की गतिविधि इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है? प्रतिबंधित। नेशनल पार्क सेंचुरी अभ्यारण्य होता है, इसमें नियंत्रित रूप से चराई या गतिविधियाँ मानव होती है, लेकिन उसमें बिल्कुल मनाही रहती है। लेकिन सेंचुरी में क्या है? एक नियंत्रित तरीके से होती है, नियंत्रण होता है कि इस क्षेत्र में आप कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य जो होते हैं, यहाँ पर जो है जो पक्षी रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने जो निर्वहन करते हैं, यानी कि जो वो खाने पीने की चीज़ होती है उसके लिए वो स्वतंत्र है। और जैव मंडल आकार बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर,
इसमें 3 रूप से मुख्य काम होते हैं। जयमंडल आगामी मैप की सहायता से इसको मान्यता मिली हुई है। एक इसमें होता है कंजर्वेटिव रोल, संरक्षण की भूमिका। दूसरा होता है इसमें डेवलपमेंट, विकास की भूमिका। और तीसरा होता है इसमें लॉजिस्टिक रोल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पूछा जाता है मैप के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ शामिल है। तो संरक्षण भूमिका यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हम बना देते हैं तो उसमें उनका संरक्षण करते हैं, जीव और जंतुओं और प्रजातियों, जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों का उनका विकास करते हैं, उनका विकसित होने देते हैं। और लॉजिस्टिक रोल यानी कि लॉजिस्टिक भूमिका जो होती है, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क बनाते हैं और शोध करते हैं। यानी कि इसमें शोध क्रिया होती है। इसके अंतर्गत इस बात का हम शोध करते हैं कि कैसे इन प्रजातियों को जो है इनकी संख्या बढ़ाई जाए, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेटवर्क भी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे देशों से भी जुड़े होते हैं। ये आवास में रहकर ही संरक्षण किया जाता है। ये सब आते हैं एग्जाम में। आवास से बाहर जो संरक्षण किया जाता है, मान लीजिए कोई प्रजाति है वो विलुप्त होने कगार पे, उसको हम ले जाके दूसरे स्थान पर रख देते हैं। जैसे हमारा बोटैनिकल गार्डन है, जू है, चिड़ियाघर आप देखने जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वृक्षोद्यान है, वृक्षोद्यान जो होता है, ये जो होते हैं आवास से हम बाहर रहकर भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप कुछ पूछे आप पूछ लो। ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको कुछ पूछना हो तो ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछेगा। हाँ, नेचुरल ये दैवीय आपदा ही है। जैसे आपदा कब बन जाती है कोई चीज़, जब बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि हो। भूकंप है, आपदा क्यों है? क्योंकि जब भूकंप आता है तो अचानक आता है, किसी को मालूम नहीं रहता। उससे इतनी अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में जन और माल यानी कि लोगों और जो हमारा आर्थिक जो है हानि हो जाती है, तो आपदा में जो जब तक अधिक मात्रा में जन और माल की हानि नहीं होगी तो आपदा। और ठीक है, फिर कल हम जो है इन्वायरमेंटल लॉज की बात करेंगे, पर्यावरण जो नियम बनाए गए हैं संरक्षण के लिए उसको बात करेंगे। ओके, थैंक यू।